जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आपकी केमिस्ट्री की सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी लेक्चर सीरीज़ आपने देखनी है ताकि आपकी तैयारी पेपर के हवाले से बहुत अच्छी हो सके। आप देख रहे हैं द ग्रेट साइंस एकेडमी, ये आपका अपना चैनल है और मैं आपका अपना टीचर वासिफ रशीद आपके साथ। जी स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इंतहाई अहम है बच्चों, पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ख्याल रखना है, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है? जी ये बेटा, अगर हम बात करते हैं तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली एक टेक्निक है, आपने याद रखना है। क्या है ये? टेक्निक है जी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये टेक्निक जो है किसके लिए इस्तेमाल होती है? इसका मकसद होता है कि आप एक तो एग्जैक्ट एटॉमिक मैस डिफरेंट आइसोटोप्स का ऑफ डिफरेंट isotopes of an element। ओके स्टूडेंट्स, क्या है कि एग्जैक्ट एटॉमिक मैस फाइंड करना आप इस टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी आइसोटोप का आप जो मैस होगा एग्जैक्ट, वो किससे फाइंड करेंगे? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से। इसके अलावा जो रिलेटिव अबंडेंस होती है, हमने टॉपिक बेटा पढ़ा है पीछे, रिलेटिव अबंडेंस। अब ये भी आइसोटोप्स की आप इस टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं। दो पॉइंट्स इसमें है बेटा हमारे पास। एक क्या है जी? एग्जैक्ट एटॉमिक मैस, और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी? रिलेटिव अबंडेंस। ये दोनों चीज़ें हम जिस टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा इस टेक्निक में जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे जी? इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करेंगे वो हमारे पास कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड द मैस स्पेक्ट्रोमीटर। दैट इज कॉल्ड द मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसकी मदद से आप ये टेक्निक कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू measure the exact atomic masses of different isotopes of an element and also the relative abundance of isotopes of an element। यानी इंस्ट्रूमेंट का नाम मैस स्पेक्ट्रोमीटर और टेक्निक का नाम क्या होगा जी? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपने ख्याल रखना है कि टेक्निक का नाम स्पेक्ट्रोमेट्री, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जी बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? अब बेटा हम बात करते हैं कि इस टेक्निक में
जो बेसिक प्रिंसिपल हम यूज करेंगे वो क्या होता है? जी बेटा, तो बेसिक प्रिंसिपल जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसके स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने जिस भी एलिमेंट के आइसोटोप्स का मैस फाइंड करना है या उसकी अबंडेंस को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, आप इस प्रिंसिपल यानी असूल को फॉलो करेंगे। अब ये असूल क्या होगा, इसमें आपने कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना है। जी बेटा, तो हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हम इस प्रोसेस के दौरान यूज करेंगे। तो बेटा, जो भी आपके पास सैंपल दिया हुआ है, जो भी क्या दिया हुआ है, सैंपल दिया हुआ है, यानी कोई भी आपके पास गैस हो सकती है, वो लिक्विड हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, जिस भी एलिमेंट का आपने आइसोटोप्स की मैसेज की मेजरमेंट करनी है या अबंडेंस आपने फाइंड करनी है, तो आपने बेटा उस एलिमेंट को यानी कि सैंपल को आपने क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप करेंगे बेटा वो करना है वोलाटाइल। क्या करना है, वोलाटाइल। ठीक है बेटा, वोलाटाइल मीन क्या होता है कि आपने इसको गैस फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, या ये कह सकते हैं आपने इसको वेपर फॉर्म में चेंज करना है, वेपर फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले आप ये करेंगे, पहला स्टेप हो गया वोलेटाइल। फिर क्या करेंगे, फिर आप इसको सैंपल को आयोनाइज करेंगे। क्या करेंगे, आयोनाइज। पहला स्टेप क्या है, वोलेटाइल करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, आयोनाइज। आयोनाइज मीन आपने इसको आयन बनाना है। अब आयन कौन सा होगा, कैट आयन, यानी आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन खारिज करवाने हैं, उस सैंपल के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। आपने उस सैंपल के एटम को आयन में चेंज करना है, कैटायन में चेंज करना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड स्टेप हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कैटायन में आपने जब चेंज करना है तो आपको हाई एनर्जी चाहिए। अब हाई एनर्जी के किस फॉर्म में आप यूज करेंगे, आप बेटा यूज करेंगे हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूज करेंगे, और इस बीम के जरिए आप उस सैंपल के एटम को आयोनाइज यानी कैटायन में चेंज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब थर्ड स्टेप आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। थर्ड स्टेप क्या होता है, आपने इस कैटायन को एक्सेलरेट करना है। क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। एक्सेलरेट मीन होता है कि स्पीड अप करना है। स्पीड अप क्या होता है कि आपने उसकी स्पीड को बढ़ाना है, यानी किसका, जो कैटायन आपने बना लिया था यहां पे, आपने उस कैटायन की स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, एक्सेलरेट द कैटायन। ठीक है, एक्सेलरेट द कैटायन। और इसको एक्सेलरेट स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे हाई वोल्टेज। क्या यूज करोगे, हाई वोल्टेज, या आप कह सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे वहां पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, कि वहां पे हम बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 500 से लेकर 2000 वोल्ट्स इलेक्ट्रिक करंट हम वहां पे अप्लाई करेंगे। और इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से आपके कैटायंस की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब बेटा स्टूडेंट्स क्या होता है, चौथा पॉइंट हमारे पास जो स्टेप होगा
दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब डिफ्लेक्शन क्या होती है जी? अब डिफ्लेक्शन मीन्स कि आपने क्या करना है, टर्न देना है, मोड़ देना है। ठीक है, आपके पास जो कैटाइन तेजी के साथ जा रहा था, स्पीड अप उसकी हो चुकी थी, वो तेजी से मूव कर रहा था, आपने उसको उसके रास्ते से हटाना है, उसको अपने ट्रैक से हटाना है। तो ट्रैक से हटाने के लिए हमें डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। हम कैसे डिफ्लेक्ट करना हम लोगों ने? डिफ्लेक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम उस कैटाइन के रास्ते में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मैग्नेट्स रख देंगे, वहां पे मैग्नेटिक प्लेट्स रख देंगे। तो डिफ्लेक्शन अपने रास्ते से उसको हटाना है जो स्पीड से जा रहा था। हमने उसके रास्ते में क्या रखा है, मैग्नेट रख दिया है, या मैग्नेटिक प्लेट्स रख दी है बेटा। अब मैग्नेटिक प्लेट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कैटाइन तेजी के साथ जा रहा था अपने रास्ते से हट जाएगा, डी ट्रैक हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और बेटा जी, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा एक्सेलरेशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स बेटा? अब बेटा आगे चलते हैं, तो पांचवा स्टेप आ जाता है हमारे पास। डिफ्लेक्शन जब हो जाएगी बेटा, तो आयन क्या करेगा, आयन जाके टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, किसके ऊपर? आयन कलेक्टर के ऊपर। आयन कलेक्टर के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब आयन कलेक्टर जो होता है, इसका एक और नाम भी होता है, इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं इसको, या आयन डिटेक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज के नाम होते हैं, यानी कि आयन कलेक्टर हो, इलेक्ट्रोमीटर हो, या आयन डिटेक्टर हो, एक ही बात है। जब ये आपका आयन डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने रास्ते से, तो किसके ऊपर जाके गिरेगा? आयन कलेक्टर के ऊपर, या इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर, या आयन डिटेक्टर, एक ही बात है, इन तीनों के ऊपर गिरेगा। यानी कि एक चीज ये इसके ऊपर गिरेगा जाके। जब बेटा गिरेगा तो इसमें से क्या होगा, हल्का सा करंट पैदा, जब टकराएगा इसके साथ तो स्ट्राइक करेगा इसके साथ, तो स्ट्राइक करने से क्या होगा, हल्का सा माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पैदा होगा। जी बेटा, तो जब हल्का सा करंट पैदा होगा तो उसकी वैल्यू किसके पास जाएगी बेटा? एम्पलीफायर के पास। किसके पास? एम्पलीफायर के पास। अब बेटा एम्पलीफायर क्या होता है, ये इस वैल्यू को बड़ा करेगा, मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, मैग्नीफाई होता है बड़ा करके दिखाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, जब ये करंट पैदा होगी आयन कलेक्टर से, तो किसके पास जाएगी? एम्पलीफायर के पास। अब एम्पलीफायर पे क्या होगा, वो वैल्यू को बड़ा करके दिखाएगा। एम्पलीफायर क्या होता है, आपने कभी माइक में बोला हो, कोई नात पढ़ी हो या कोई स्पीच की हो, तो आपकी आवाज हल्की होती है, लेकिन जो आपका माइक होता है उसके साथ एक वायर अटैच होती है एक बड़े डब्बे के साथ, वो एम्पलीफायर है, वो आपकी आवाज को बड़ा करके दिखा रहा होता है, बड़ा करके सुना रहा होता है। तो क्या होगा, जो एम्पलीफायर है इस वैल्यू को बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे जब वैल्यू मैग्नीफाई हो जाएगी तो किसके पास जाएगी जी? रिकॉर्डर के पास। ठीक है, और रिकॉर्डर क्या करेगा, इस वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, जब वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी
फिर हमने इसको कंपैरिजन करना है किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। इस वैल्यू का कंपैरिजन करना है किसके साथ, कार्बन का जो आइसोटोप होगा 12, इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास एक ना ग्राफ पैदा होगा, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या पैदा होगा, ग्राफ, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोग्राफ। और जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स, इसके में बेटा जी दो एक्सिस होते हैं। एक होता है जी एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स, ये वाला एक्स एक्सिस है लेट्स सपोज, और ये हमारे पास कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, हमें मिलता है जी एटॉमिक मास। क्या मिलता है जी, एटॉमिक मास। चलिए यहां पर लिख देते हैं, क्या मिलता है, एटॉमिक मास। और एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस पे हमें क्या मिलता है, परसेंटेज अबंडेंस मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये बेसिकली क्या होता है, आपका बेसिक प्रिंसिपल है। हमारा मकसद क्या था, इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करके तो ग्राफ बनाना। अब ग्राफ जब बनेगा, उससे हम एवरेज एटॉमिक मास और साथ हम उसकी परसेंटेज अबंडेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आपका एक इंट्रोडक्शन था कि इस प्रोसेस में क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यहां पे यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन कौन सी टाइप होती है जी। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स हैं। एक होता है जी एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एक होता है जी डेम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, और एक होता है जी मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, और इसकी मदद से हम अबंडेंस और एग्जैक्ट एटॉमिक masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर की, ये सबसे वैसे पुराना है, 1919 में ये बनाया गया था। और ये एस्टन ही एक साइंटिस्ट था जिसने बनाया था। और इसका मकसद क्या था कि ये आपके जो आइसोटोप्स हैं उनकी सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता था, आइसोटोप्स की सेपरेशन। और किस बेस पे सेपरेशन होती थी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक masses। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक masses। एटॉमिक masses के लिहाज से ये जो आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ये आइसोटोप्स को सेपरेट कर देता था। ओके स्टूडेंट्स, आगे जो हमारे पास है ना डेम्पस्टर्स, ये बेटा डेम्पस्टर ये साइंटिस्ट उसके नाम पे लिखा हुआ है, उसी के नाम पे रखा गया। और ये जो आइसोटोप्स मौजूद थे ना सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में थे,
उनकी सेपरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते थे। और जो हमारे पास मॉडर्न है, मॉडर्न मीन आजकल के ज़माने का है ये। इसमें आप कंप्यूटर स्क्रीन देखेंगे, इसमें ग्राफ जो बनता है ये सारे का सारा हमारा मॉडर्न में आता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि इसमें हमने क्या सेट किया होता है, सॉफ्टवेयर सेट किया होता है, जिसकी मदद से ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्हें वैल्यूज दे रहा होता है। तो ये मॉडर्न है जो आजकल के ज़माने में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चले आगे। ये स्टेप्स अभी जो हमने बेटा डिस्कस किए हैं, इन सब को हम डिटेल से चलते हैं, इनको देखते हैं इसमें क्या होता है। हम एक ना यहाँ पे मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर है, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास स्टेप्स वही हैं जो हमने अभी डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो पहला हमारे पास स्टूडेंट्स जो स्टेप था वो था वोलेटाइल करना, वोलेटाइलाइजेशन। अपने सैंपल को क्या करना है, वोलेटाइल करना है। यानी कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड का सैंपल है, कोई सॉलिड का सैंपल है, तो फिर आप उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज अगर वो पहले ही गैस फॉर्म में है तो आपको पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और आपने जो पहला स्टेप करना होता है, वोलेटाइल करना होता है, वो आपने इस स्पेक्ट्रोमीटर से बाहर करना है। इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जब सैंपल डालेंगे तो वो गैस फॉर्म में होना चाहिए, वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, गैस इनलेट है। ये वाले पास ये जो हमारा एरिया है, इसमें क्या करेंगे, आप गैस का सैंपल डालेंगे, गैस सैंपल यानी गैसियस फॉर्म में जो सैंपल होगा उसको डालेंगे। हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, गैस इनलेट है। यहां पे हमारे पास जो सैंपल होगा वो वेपर फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपने क्या करना है, सैंपल को बाहर ही आपने वेपराइज कर लेना है, आपने इसको गैस में चेंज कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये आप कैसे कर सकते हैं, हीटिंग के जरिए आप हीट करेंगे उस सैंपल को, और हीट करने से क्या होगा, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा, जब गैस बन जाएगी तो फिर गैस के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे वो इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आपने इनको जाने देना है, इन कर देना है। ओके, अब यहां पे अगर गैस का प्रेशर इनसाइड द मैस स्पेक्ट्रोमीटर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल तो क्लोज हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। करीब आएंगे तो आप उसको आसानी से आयोनाइज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, आपने यहां पे कोशिश करनी है जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसके अंदर जो गैस का प्रेशर होगा वो बहुत कम रखना है। और कितना होना चाहिए, तकरीबन आपका प्रेशर होना चाहिए 10⁻⁻⁶ टोर। इतना आपके पास जो इनसाइड द मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो प्रेशर होना चाहिए। और यहां पे आपने यहां पे एक लगा होता है जी, वैक्यूम पंप लगा होता है बेटा, और इसकी मदद से आप गैस का प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत कम आपने प्रेशर यहां पे यूज करना है। इसका मकसद क्या है, हर गैस का जो एटम है वो अलग अलग रहे। जब अलग एटम होगा तो फिर आसानी से आप उसको आयन में चेंज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स जी, अब यहां पे हमने प्रेशर को एडजस्ट कर लिया जी स्टूडेंट्स। अब बेटा जब यहां पे गैस के एटम्स आ जाएंगे तो ये हमारे पास एक हीटेड फिलामेंट है। क्या है ये, हीटेड फिलामेंट। अब फिलामेंट क्या होता है, अगर आपने कुछ साल पहले वो जो बल्ब होते हैं घरों में यूज होते थे जिसकी रोशनी येलो होती थी, उसको तोड़े ना, वो बड़े बल्ब को, उसके शीशा तोड़े, उसके अंदर हमें ना 2 तारे नजर आ रही होती है, ऐसी जा रही होती हैं, और सेंटर में छोटी सी एक लाइट शीशे की नजर आ रही होती है।
वो जो सेंटर में होता है ना, ऊपर वो ग्लास चढ़ा होता है बड़े वाला, सेंटर में क्या है, छोटी सी एक लाइट होती है और साइडों पे 2 वायर्स होती हैं। वो जो सेंटर में हमें नजर आ रहा होता है ना, दैट इज द फिलामेंट। हमारे पास ये 2 तारे हैं, वायर्स हैं, और ये छोटा सा ग्लास है, शीशा लगा हुआ है। आपने इस फिलामेंट को हीट करना है। अब ये किसका, किसी बड़े एटम का होगा। बड़ा मीन जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जैसे गोल्ड हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, बड़े बड़े एलिमेंट्स जो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है और वो मेटल भी हो, हम उनको यहां पे यूज करते हैं। अब होता क्या है, जब आप बड़ा कोई एलिमेंट यूज करेंगे तो बेटा उसमें उसको हीट करेंगे तो उसमें से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और यहां पे क्या होता है, यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, और इसे हम बोलते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस हीटेड फिलामेंट में से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही होती है। और ये जो आपकी बेटा ये वायर्स हैं, इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर देना यहां पे, तो तब ये आपका फिलामेंट हीट अप होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यहां पे अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो फिलामेंट क्या हो गया, हीट अप हो गया। अब फिलामेंट के हीट होने से उसमें से क्या निकल रही है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इस गैस के एटम के ऊपर गिरेंगी, ओके स्टूडेंट्स, यहां पे गिरेंगी, ये एटम मौजूद हैं, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी रेडिएशन है, जब इसके ऊपर गिरेगी तो इस एटम को आयन में चेंज कर देगी, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी और ये क्या बन जाएंगे, कैटायन बन जाएंगे। और जब बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन बन जाएगा, फिर क्या होगा, हमने अगले जो हमारे पास प्लेट्स हैं, ये हमारे पास प्लेट्स होती हैं और ये होती हैं परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हैं, प्लेट्स हैं, और ये कौन सी हैं, परफोरेटेड हैं, इनमें होल्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स। जब हमने इन प्लेट के साथ एक हाई वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट करना है ना, इन प्लेट के साथ हाई वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो हमने बहुत ज्यादा यहां पे वोल्टेज अप्लाई करना है, तकरीबन 500 से लेकर 2000 वोल्ट्स हम यहां पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और इन प्लेट्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब स्टूडेंट्स इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब यहां पे जो एटम थे वो आयन में चेंज हो चुके हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ चुका है, इस एटम के ऊपर, और इन प्लेट्स के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्शन होगी स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो आयन है वो तेजी के साथ इन प्लेट्स की तरफ मूव करेगा। जब तेजी के साथ मूव करेगा तो हम कह सकते हैं कि हमने आयन की स्पीड को बढ़ा दिया। और कैसे बढ़ाया था, बाय यूजिंग द बैटरी, बाय यूजिंग द हाई वोल्टेज, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। अब यहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये आयन तेजी के साथ किधर जाएगा, इन प्लेट के अंदर सुराख जो मौजूद हैं उनके अंदर से मूव करता करता ये मैग्नेट के पास आ चुका है। अब ये मैग्नेट या मैग्नेटिक प्लेट्स यहां पे मौजूद हैं। जब आयन इनके ऊपर आके टकराएगा, अब तेजी के साथ ये जा रहा है, यहां पे इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। जब ये प्लेट के पास जाता है, मैग्नेटिक प्लेट के पास, तो मैग्नेटिक प्लेट क्या करेगी, इस आयन के रास्ते को मोड़ देगी। इस आयन के जो रास्ता है, इसकी जो मूवमेंट है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। अब क्या हुआ, जब इसके पास आया तो ये सेंटर में होल मौजूद है, प्लेट सेंटर से खाली है, तो आयन इसमें से जब पास करेगा, ठीक है, पास करेगा, और पास करने के बाद अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लेगा। इसको सीधा जाना चाहिए, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन मैग्नेट प्लेट की वजह से ये अपने रास्ते से हट जाएगा, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ,
या अपने रास्ते से ये हटेगा। अब मुझे ये बताएं, इसने टर्न लेना है, अपने रास्ते से मोड़ना है इसने। अब मुझे ये बताएं कि ऐसी चीज, जैसे मिसाल ले लेते हैं, एक कार है और एक बड़ा ट्राला है, दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा आसानी से टर्न ले सकती है? तो कार, क्योंकि उसका मैस कम है। तो जिसका मैस कम होता है वो ज्यादा तेजी के साथ मुड़ जाएगा, और जिसका मैस ज्यादा होगा वो बड़ा ऊपर से टर्न लेके आएगा। तो यहां पे देखते हैं एस आइसोटोप, जिसका बेटा मैस कम होगा वो तेजी के साथ टर्न ले जाएगा, और जिसका मैस उससे ज्यादा है वो उसके बाद टर्न लेगा, और जिसका मैस उससे भी ज्यादा है वो उसके भी बाद टर्न लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिसाल यहां पे लेते हैं, फर्ज करते हैं हमने जो सैंपल यूज किया था वो है जी नियॉन गैस का। अब नियॉन गैस के स्टूडेंट्स 3 आइसोटोप्स होते हैं। नियॉन 1020 होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है। नियॉन 1021 होता है और नियॉन 1022 भी होता है। 3 बेटा इसके आइसोटोप्स होते हैं, एक का मैस 20, एक का मैस 21, एक का मैस 22। तो क्या हुआ, अब मुझे बताएं कि 20 वाले का मैस कम है, तो ये जल्दी मुड़ेगा या 21 वाला जल्दी मुड़ेगा? अभी हमने बात की जिसका मैस कम होगा वो जल्दी मुड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों आइसोटोप में से 20 जिसका मैस कम है वो सबसे पहले मुड़ जाएगा। 21 उसके बाद आता है, उसका मैस ज्यादा है तो उसके बाद मुड़ेगा। 22 इसका मैस सबसे ज्यादा है, ये सबसे बाद मुड़ेगा। और जब मुड़ेंगे ये टर्न लेंगे, डिफ्लेक्ट होंगे बेटा, तो किसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे? आयन कलेक्टर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स जहां पे ये टकरा रहे हैं जाके, ये कौन सा एरिया है? दिस इज कॉल्ड द आयन कलेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? आयन कलेक्टर है। और ये हमारे पास क्या थी? मैग्नेटिक प्लेट्स हमने यूज की थी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे जब ये आयन कलेक्टर के ऊपर जाके टकराएंगे तीनों आयंस, क्योंकि ये आयंस बन चुके हैं, टकराएंगे। आयन कलेक्टर के हमने पढ़ा था कि इसको इलेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं, इसको आयन डिटेक्टर भी बोलते हैं। जब ये टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे जाके, तो क्या होगा? इसमें से हल्का सा क्या होगा? करंट पैदा होगा। अभी हमने बात की थी माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा यहां पे। जब प्रोड्यूस होगा इसमें, तो ये बेटा वैल्यू किसके पास जाएगी? एम्पलीफायर के पास। किसके पास? एम्पलीफायर के पास। एम्पलीफायर क्या करेगा? इस वैल्यू को बड़ा करेगा, मैग्नीफाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब एम्पलीफायर के पास जाएगा फिर कहां पे जाएंगे? रिकॉर्डर के पास। और रिकॉर्डर क्या करेगा? वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद क्या होगा? इसका हम कंपैरिजन करेंगे। ये वैल्यूज को रिकॉर्ड करेगा और इसके बाद कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, कार्बन 12 के साथ मैस चेक करने के लिए। कार्बन 12 के मैस का कंपैरिजन करना है कि कार्बन से ये हल्का है, लाइटर है या हैवियर है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमें एक ग्राफ मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर ग्राफ मिलेगा, ग्राफ ऑन स्क्रीन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। और इसमें हमने पढ़ा था इसमें क्या क्या होता है। इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर एटॉमिक मैस आएगा और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा? परसेंटेज या अबंडेंस। तो हम यहाँ पे बना भी लेते हैं। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ अगर आपने नियॉन गैस का देखना है तो हमारे पास इस तरह का बनेगा। एक्स पे हमारे पास एटॉमिक मैस आ गया,
एटॉमिक मैस आता है एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पे मैस 20 होता है बेटा, कौन सा है? 21 है, और कौन सा है जी? 22 है। तीन हमारे पास मैसेज होते हैं जी नियॉन के आइसोटोप के। और वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा जी? परसेंटेज अबंडेंस होगी, परसेंटेज अबंडेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब टोटल परसेंटेज स्टूडेंट्स होती है जी 100%। ओके, फिर 90 आएगी, चलें यहाँ पे 80 कर लें, यहाँ पे 60 कर लें, यहाँ पे 40 कर लें, और यहाँ पे 20। ये परसेंटेज है सारी हमारे पास। और अगर हम देखते हैं तो 20 जी आइसोटोप है, 20 मैस वाला जो आइसोटोप है, इसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज अबंडेंस होती है, ये बेटा होती है 90.92%। कितनी होती है? 90.92%। और जो 21 होता है इसकी बहुत कम होती है, इसकी होती है 0.257%। और जो 22 होता है इसकी होती है 8.82%। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमें मिलता है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। इसकी मदद से हमें मैसेज का पता चल गया। हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स हम इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड हमने क्या कहा था? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, ये भी हम इसकी मदद से परसेंटेज अबंडेंस भी कह सकते हैं। रिलेटिव स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जो डिफ्लेक्शन हुई है, जो डिफ्लेक्शन हुई है, ये बेसिकली डिपेंड करती है मैस टू चार्ज रेशियो, मैस टू चार्ज रेशियो पे। और इसका किसके इक्वल होता है? एच स्क्वायर आर, एच स्क्वायर आर ओवर 2a। ठीक है, अब मैस यानी आइसोटोप का मैस और ई मीन चार्ज। अब जब भी आपने आयन बनाना है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था, तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है। और जब एलिमेंट सेम है, जब एलिमेंट सेम के ही एटम्स हैं, जैसे नियॉन के हैं, ये भी नियॉन, ये भी नियॉन, ये भी नियॉन, तीनों एटम नियॉन के हैं, इट मींस तीनों के ऊपर चार्ज सेम होगा, मैस डिफरेंट होगा, चार्ज क्या होगा? सेम होगा, आपने याद रखना है। और ये किस पे डिपेंड करता है? एच स्क्वायर, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एंड आर, आर इज द रेडियस। रेडियस कौन सा रेडियस है स्टूडेंट्स? यहां पे जो डिफ्लेक्ट होने के बाद उसने अपना रास्ता चेंज किया, वो सर्कुलर पाथ में रोटेट हो गया। जिस सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा, वो कितने रेडियस से रोटेट हो रहा है, यहां पे उसकी हम वैल्यू डिनोट करेंगे। और 2 वैसे ही कांस्टेंट होता है। E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था। E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हमने कब पढ़ा था? कैपिटल E से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे एक रिलेशन आपने याद रखना है, ये M/E जो है, मैस टू चार्ज रेशियो जो है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, यानी अगर ये बढ़ता है तो रेडियस भी बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ाते हैं आप लोग तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप ये बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं, एच यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, तो बेटा जी आर हमेशा इंक्रीज करेगा। ई क्या किया है? बढ़ा, ई जो है वो बढ़ा रहे हैं, एच जो है उसको कांस्टेंट कर रहे हैं, तो आर क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये इसका उल्ट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आपका आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक वैसे क्लोज है। ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री था। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम
आइसोटोप्स की सेपरेशन कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जी, वो हम देखते हैं। इसके अलावा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अलावा भी कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं उसके सैंपल में से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है जी, पहला अगर हम देखते हैं लेजर सेपरेशन है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, डिस्टिलेशन है, गैसियस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ओके स्टूडेंट्स, इन मेथड से भी आप आइसोटोप्स की सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये भी आपका आ सकता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसमें जो हर स्टेप है ना स्टूडेंट्स, हर स्टेप जिसको हमने एक्सप्लेन किया डिटेल से, तो ये हर स्टेप जो है आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है, वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हों, ताकि आपको मज़ीद डिटेल्स, मज़ीद टेक्निक्स लिखने की, पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, सारी मालूमात इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपसे जो है वो मामला चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।